हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने बहुत सारा जो भी टॉपिक था हमारा उसको कवर कर चुके हैं। आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टर्म है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन, री मीन्स पुनः यानी दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना, दोबारा से उत्पन्न करना। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एंगवंस को जन्म देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मनुष्य है तो वो मनुष्य को मतलब मनुष्य के बच्चे को जन्म देता है, प्लांट्स है तो अपने जैसे प्लांट्स को जन्म देते हैं, मान लीजिए डॉग है तो अपने जैसे पपीज को वो जन्म देते हैं, कैट है तो किटेंस को जन्म देते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि प्लांट जो है वो ह्यूमन बींग्स को जन्म दे दें, ऐसा कभी नहीं होता। तो अपने जैसे एंगवंस को जन्म देना क्या हो जाता है हमारा रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन टाइप। यानी अपने ही जैसे लिविंग मतलब अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन होता तो है लेकिन इसका एडवांटेज क्या है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे अभी से रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो क्या होगा, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद क्या होगा, मतलब रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो न्यू यंगवंस का जन्म होगा नहीं। धीरे धीरे जो लोग हैं वो मरते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि कोई बचेगा ही नहीं। यानी क्या होगा, जो भी लाइफ है इस धरती पे वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज, यानी किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखता है जो है रिप्रोडक्शन। अब जैसे हम लोगों को पता है जो हमारा टाइगर है वो क्या है, वो एक मतलब विलुप्ति के कगार पे है, ऐसा बोल सकते हैं। उसकी जो भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ही कम होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए जो कुछ बचे हैं अभी भी टाइगर्स, तो अगर वो भी मतलब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो हैं वो तो मर ही जाएंगे। रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो जितने भी बाघों की संख्या वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी उनके इस जो बाघों की स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे वही है हमारा जो रिप्रोडक्शन है, ये किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी में जो है वो हेल्प करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, यानी क्या जो रिप्रोडक्शन है वो जीवन की प्रक्रिया है। तो आप बोलेंगे, शायद आपके दिमाग में आएगा यस, लेकिन फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब ये लाइफ प्रोसेस होती क्या है फिर, फ्रेंड्स लाइफ प्रोसेस वो होती है जैसे हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर जैसे मान लीजिए आप न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, आप भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपकी एनर्जी लो होने लगेगी। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक खाना नहीं दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप धीरे धीरे ऐसा लगेगा आपको कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझ में तो जान ही नहीं बची है, ऐसा। लेकिन और ये मान लीजिए अगर आप मतलब रेस्पिरेशन ना करें तो भी क्या होगा, फिर भी आप नहीं जी पाएंगे। यानी हमको ये सब जो भी प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। मतलब अगर हमारा हार्ट जो है पंप करना बंद कर दे तो हम नहीं जीवित रह सकते। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि मुझे बच्चे नहीं पैदा करना है, मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसके सांसें रुक जाएंगी या उसका सर्कुलेशन रुक जाएगा या उसकी लाइफ ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, जो प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस, वो हमारी क्या हो जाएंगी, लाइफ प्रोसेस। लेकिन रिप्रोडक्शन तो ज़रूरी थोड़े ना हमारे लाइफ के लिए, वो तो हम स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी के लिए करते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि कोई रिप्रोड्यूस ना करे तो उसकी लाइफ फिनिश हो जाएगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सवाल आता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो भी इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या वो अपने जैसे ही एकदम कॉपीज को, मतलब अपने जो उनके एंगवंस होते हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मतलब जैसे आप ही लोग हो, जैसे मान लीजिए आप क्या होंगे, कुछ लोग बोलते होंगे ये अपने मम्मी की जैसे हैं क्योंकि इनकी नाक जो है इनकी मम्मी से मिलती है। पर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने मम्मी के एकदम सेम टू सेम कॉपी हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना कि आप एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो अपने मम्मी की।
ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही पूछा जा रहा, क्या मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो यंग वंस को जन्म देते हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, बट मोर और लिटिल सिमिलर। लेकिन वहाँ पे मतलब क्या होता है, वो थोड़ा बहुत या क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। और आप देखेंगे ट्विंस जो होते हैं वो देखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे किस चीज़ का वेरिएशन होता है? डीएनए का। तो फ्रेंड, जो जैसे हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने मम्मी पापा के, तो ऐसा क्यों है? वहाँ पे मतलब क्या चीज़ है ऐसा जो कि हम लोगों को उनसे थोड़ा सा अलग बना देता है? तो वहाँ पे होता है फ्रेंड्स हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है, इसी की वजह से हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। मतलब देखने में तो लगेगा कि हाँ हम उनके ही बच्चे हैं, कुछ ना कुछ हमारी नाकें मिलेंगी, कान मिलेंगे, मतलब आंखें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम एकदम सेम टू सेम उनकी एग्जैक्ट कॉपी हों। तो अब देखिए फ्रेंड्स, डीएनए क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉडी डिजाइन, हमारे बॉडी की डिजाइनिंग कैसे होगी। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारी जो भी मतलब हम लोग क्या है ऑर्गेनिज्म, हमारी फंक्शनिंग कैसे होगी, इसका इंफॉर्मेशन किस में होता है? हमारे डीएनए में होता है। डीएनए क्या है? थ्रेड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये हमारे न्यूक्लियस के इनसाइड यानी न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। तो इसमें जो है, इसके अंदर में ये थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा डीएनए। तो डीएनए जब स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा तो ये तो डीएनए हो गया। जब ये कंडेंस हो जाएगा तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? क्रोमोसोम। यानी हम क्रोमोसोम की क्या बोल सकते हैं? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी जब डीएनए हमारा यहाँ जो स्कैटर्ड फॉर्म में था, वही जब है जो जब वो कंडेंस हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे डीएनए है द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन इज फॉर्म ऑफ जीन्स। यानी डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए, वो किस फॉर्म में होते हैं? जीन्स के फॉर्म में होते हैं। ये आपको पता भी होगा। जीन क्या है? डीएनए की बेसिक यूनिट है। अब देखिए फ्रेंड्स, बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एक्कम्पनीड बाय द डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा? बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे डीएनए की कॉपी बनती है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी डुप्लीकेशन होती है। अब ये कैसे होता है? अभी ये आपको लाइन समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक अमीबा है। अमीबा है, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस में क्या होंगे? डीएनए होंगे, और यहाँ पे कुछ जो है राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, गोल्गी बॉडी भी होगी। इस तरह से यहाँ पे जो है सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स बनाएगा, अपने जैसे यंग वंस को जन्म देगा ये इस तरह से। तो क्या होगा? अब तो इसके पास जो डीएनए है, मान लीजिए इसके पास कितनी डीएनए है? 20 डीएनए है। मान लीजिए इसके पास डीएनए कितनी है? 20 डीएनए। लेकिन अब इसको मतलब इसको अपने दोनों बच्चों को देना है। अगर ये क्या सोचेगा कि हम इनको 10-10 दे देते हैं, यानी हाफ कर देते हैं, और 10 इसको दे देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर तो घाटा हो जाएगा। फिर जब ये अपने यंग वंस को बनाएंगे, यहाँ 5-5 हो जाएगा। इस तरह से तो वो तो समाप्त ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे इसको भी 20 ही देना है, इसको भी। तो ये क्या करेगा? डीएनए को डबल करेगा, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए डबल होगा यहाँ पे। तो डीएनए के साथ साथ यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और यहाँ पे गोल्गी बॉडी, जो भी होगा सेल ऑर्गेनेल्स, वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये डीएनए जो है इसको दे देगा। ये हमारा अमीबा, यहाँ पे डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सब। अब ये क्या करेगा? इसको ये जो यहाँ पे मतलब 2 कॉपी बना लेगा। एक डीएनए था, एक और बना लिया। अब एक डीएनए इसको दे देगा और एक जो है इसको दे देगा। अब ये क्या करेगा? जब और यहाँ पे मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको, एक गोल्गी बॉडी इसको, एक इसको, एक इस तरह से जो है दोनों में बराबर बराबर भागों में बांट देगा। यानी अपने जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको क्या कर लेगा? डबल कर लेगा। अब फ्रेंड्स, जब ये अपने यंग वंस को बनाएंगे तो ये भी क्या कर लेंगे? अब इनको भी अपने डीएनए को डबल करना होगा। तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। यानी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, डीएनए है, तो डीएनए के डबलिंग को, यानी डीएनए की कॉपी जब होती है उसको हम रेप्लिकेशन नाम दे देते हैं। बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या होते हैं? डबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये प्रोसेस चलती है
वही बोला जा रहा बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। तो ये अपने जैसे एंगल्स को जन्म दे रहा है, ये क्या है? रिप्रोडक्शन। तो जो बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में चलते हैं वो क्या है? क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, यानी उसमें क्या होता है? डीएनए की कॉपीज बनती हैं, यानी डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी डबलिंग होती है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स? अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है? नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, यानी जब वो कॉपी बनती है डीएनए की तो उसमें ज़रूरी नहीं कि एकदम मतलब वो सेम टू सेम कॉपी बन ही जाए, वहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशंस भी आ जाती हैं। सम वेरिएशंस अगर एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर, मतलब अगर डीएनए कॉपी बनेगी तो सिमिलर होगी, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ क्या आ जाएगी? वेरिएशन आ जाएगी। बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल, लेकिन वो पहले जैसे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगी, वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। तो वही बोला जा रहा है, जब डीएनए की कॉपी मतलब बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम सेम टू सेम बन जाए, वहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशंस भी आ जाती हैं। तो अब यहाँ से आता हमारा टर्म वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस इन कैरेक्टर। तो डिफरेंसेस इन कैरेक्टर वही हो गया, जैसे हम अपने मम्मी पापा के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, उनसे मिलते तो हैं थोड़ा बहुत लेकिन सेम टू सेम नहीं है। इसका क्या वजह है? क्योंकि वो जो है अपना डीएनए डबल किए होंगे, उनकी बॉडी जो है वो डीएनए को डबल की होगी, अपने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डबल की होगी, और जब वो कैरेक्टर हमारे अंदर आए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हम क्या हो गए? उन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। तो फ्रेंड्स जो वेरिएशन होता है, मतलब जो वेरिएशन ये पाया जाता है, यहाँ पे मैं वो फिगर लगाना भूल गई, तो कोई बात नहीं। ये वेरिएशंस जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस पाए जाते हैं, वो कभी कभी नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नॉन यूजफुल कब होगा? जब मतलब स्ट्रगल इन सर्वाइवल। जैसे मान लीजिए एक तितली है, इस तरह से मान लीजिए कोई सी एक तितली है, ये क्या है? पहले जो है वो थोड़ा ब्राउन कलर की थी। क्या थी? ब्राउन कलर की। तो अगर ये ब्राउन कलर की होगी तो जब ये पेड़ पे बैठेगी तो पेड़ जो बार्क होता है, जो छाल होता है, वो भी इसी कलर का होता है। तो जब ये पेड़ पे बैठेगी इसी में छुप जाएगी, तो इसके जो भी शिकार करने वाले जो भी जानवर होंगे वो इसको नहीं खा पाएंगे। अब अगर मान लीजिए यही जो ब्राउन तितली थी, ये इसमें वेरिएशन आ गया और ये किस कलर की हो गई? वाइट कलर की हो गई। जब ये वाइट कलर की हो जाएगी, जब बार्क पे बैठेगी तो ये तो शिकारियों को दूर से ही दिखाई दे जाएगी। तो शिकारी क्या करेंगे? जो भी मतलब इसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो आएंगे, इसको खा जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो उसके लिए वेरिएशन नॉन यूजफुल हो गया, यानी उसके सर्वाइवल में स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी कभी कभी। और यूजफुल कब होगा? जैसे हम लोग हैं, मतलब कहीं दूसरे प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में चले जाएं तो एडॉप्ट कर लेते हैं धीरे धीरे अपने आप को, तो वो क्या हो जाता है? मतलब एडॉप्टेशन में ये मतलब जो है हेल्प कर सकता है। कोई सा बैक्टीरिया है वो 10 to 20 डिग्री पे मान लीजिए सर्वाइव करता है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस आ गया, अब वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है सर्वाइव कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वो मतलब उसकी एडॉप्टेशन की क्षमता बढ़ गई। तो वेरिएशन यूजफुल कब हो सकता है? जब वो उसमें एडॉप्टेशन की क्षमता आ जाती है, तो उसका सर्वाइवल क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अलैंगिक। सेक्सुअल यानी लैंगिक। अब देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है, यानी यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेल भी हो फीमेल भी हो, यानी यूनिपेरेंटल। यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही होते हैं, या तो ओनली मेल ही होगा या फिर ओनली फीमेल ही होंगी। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्यूजन टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो फ्यूजन के रूप में टेक्स प्लेस करता है। ऑफ स्प्रिंग आर सिमिलर इनफ टू पेरेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, न्यू मतलब एंगल्स बनेंगे, वो क्या होंगे? वो मोस्टली क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? बाई पेरेंटल, यानी यहाँ पे मेल का होना भी जरूरी है और फीमेल का होना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन भी होता है
और फर्टिलाइजेशन भी होता है। ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे क्या होते हैं, वो ज़्यादा सिमिलर नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, यानी ऑफ स्प्रिंग आर नॉट वेरी मच सिमिलर, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन मोर और लेस सिमिलर होते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हमसे मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे वो मतलब सेम होते हैं, उसके जैसे ज़्यादातर सेम होते हैं। अब जैसे हम अमीबा ले लें या पैरामीशियम ले लें या फिर यूग्लिना ले लें, वो बिल्कुल सेम से लगेंगे। लेकिन अगर हम लोग हो गए तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, जो या तो ओनली मेल या ओनली फीमेल, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर ये सिमिलर होते हैं। लेकिन हम लोग में वेरिएशन इसलिए आ जाता है, जैसे मेल भी होते हैं फीमेल भी, कुछ करेक्टर हमको पापा से मिल जाते हैं, कुछ करेक्टर हमको मम्मी से मिल जाते हैं, इसलिए हमें वेरिएशन पाया जाता है। तो इसको आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें देख लीजिए कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होते हैं, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो फ्रेंड्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा रूट, स्टेम, लीफ, और आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। तो ये सब हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जो हमारा कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग होता है ये कहाँ पे होता है, ऑन फील्ड यानी मैदान में, और जो टिश्यू कल्चर होता है ये लेबोरेटरी में हमारा होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस जो है हमारा फिजन। फिजन क्या है, यानी विखंडन, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। यानी जो पेरेंट सेल है उसका स्प्लिट करना, यानी टूट जाना, 2 और मोर डॉटर सेल। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फिजन। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली बस एग्जाम्पल देखते जाना है और थोड़ा सा आइडिया लेते जाना है। बाकी मैं जो है यहाँ पे अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज जो है उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 10th के जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद 9th का एक बार दोबारा से देख लेंगे। फ्रेंड, जो मैंने 9th का चैप्टर करवाया है वहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर के पीछे आपको 20 to 25 या 30 क्वेश्चन करवाए हैं। लेकिन 10th के चैप्टर में आप लोग बोले कि पहले सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब आपको प्रैक्टिस का जो है एक सेशन अलग से वो प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप देखते जाइएगा उसको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टॉपिक करेंगे, फिर वहाँ पे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मतलब पढ़ते चलिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, एकदम 100% हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए फिजन में क्या हो गया, जब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा 2 और मोर डॉटर सेल, तो या तो इस तरह से, अगर 2 डॉटर सेल में होगा तो इसको बाइनरी फिजन करेंगे। बाय मीन्स 2, बाइनरी फिजन। अगर मतलब 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करेगा तो हम क्या बोल देंगे, मल्टीपल फिजन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अमीबा होता है इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, लेकिन वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। अमीबा में कैसा यहाँ पे फिजन होता है, बाइनरी फिजन। तो ध्यान देना, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है और कैसा होता है, इरेगुलर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले कोई सा अमीबा है, पेरेंट सेल है। अब यहाँ पे इसमें रिप्रोडक्शन होगा कैसे, यानी ये बाइनरी फिजन होगा कैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थोड़ा सा इसकी बॉडी जो है इलोंगेट करना शुरू करेगी, और इसके साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी जो है वो इलोंगेट करेगा, यानी इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी जिसको हम कैरियोकाइनेसिस नाम दे देते हैं। यानी ये इतना फैल जाएगा कि ये बस टूटने जैसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी तरह से टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जो इसके साइटोप्लाज्म थे ये भी डिवाइड हो जाएंगे। तो एक पार्ट में यहाँ, फिर यहाँ चले जाएंगे। इसको हम मतलब साइटोप्लाज्म को डिवाइड होने को हम क्या बोल देते हैं, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ से जो है एक अमीबा बनेगा, एक दूसरा बनेगा। यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, तो 2 डॉटर सेल जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। यानी जो हमारा अमीबा होता है इसमें बाइनरी फिजन होता है और कैसा होता है, इरेगुलर। तो इसको आप याद रखना। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यूग्लिना होता है
उसमें कैसा होता है, बाइनरी फिजन ही होता है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है, अमीबा में कैसा होता है, पैरामीशियम में कैसा होता है, यूग्लिना में। तो देखिए जो हमारा तीनों में होता है बाइनरी फिजन, लेकिन यहाँ पे देखिए यूग्लिना में क्या होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है, इस तरह से डिवाइड होना। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स उसका इस तरह से डिवाइड होना, इस तरह से उसका डिवाइड होने को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे यहाँ से देखिए ऐसे ये डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और फिर ट्रांसवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स इस तरह से, तो आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल हमारा इस तरह से डिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ट्रांसवर्स होगा वो इस तरह से डिवाइड होगा। तो ये किस में पाया जाता है, हमारे पैरामीशियम में। अब देखिए ये जो हमारा अमीबा है इसमें तो इरेगुलर होता है, मतलब इरेगुलर का क्या मतलब हुआ, अब जैसे हमने देखा पैरामीशियम में जो है इस तरह से हुआ और हमारे यूग्लिना में इस तरह से डिवीजन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अमीबा होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो किस तरह से होगा, वो इधर से भी डिवाइड कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी, मतलब उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता कि वो बस इसी तरह से करेगा या इसी तरह से, उसका जिधर से मर्जी उधर से कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है पर मैंने आपको मेंशन करके इसको दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा लीशमैनिया। तो देखिए लीशमैनिया जो है इसमें भी बाइनरी फिजन होता है और ये भी हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें जो है फ्लैजिला है एक, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से 2 फ्लैजिला फार्म होंगे और ये छोटा सा है। फिर यहाँ पे देखिए इसका न्यूक्लियस भी इलोंगेट करेगा इस तरह से और ये और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इसका फ्लैजिला और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस दोनों तरफ आ गए और ये इसके बिल्कुल इक्वल हो गया फ्लैजिला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखिए एक डिफरेंसेस, ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये और ऊपर तक यहाँ आ गया और फ्लैजिला पूरी तरह से फॉर्म हो गया और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और इस तरह से फ्यूजन मतलब होता है ये टूटना, यानी किसी भी चीज़ का 2 पार्ट में अलग होना। तो ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 लीशमैनिया जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, यानी लीशमैनिया 2 डॉटर सेल यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से जो है यही प्रोसेस करेंगे, इस तरह से इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है इसमें कैसा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। तो मैंने आपको क्या बताया, लीशमैनिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। जो हमारा यूग्लिना होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स और अमीबा में किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसमें कैसा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन, यानी बहुत सारे विखंडन हो जाएंगे उसके। और प्लाज्मोडियम है क्या फ्रेंड्स, ये है एक मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया काज करता है। अगर मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, उनको मलेरिया सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे मतलब मच्छर की वजह से फैल, जो है वो मच्छर की वजह से होते हैं, लेकिन वो मच्छर की वजह से होते नहीं है, मॉस्किटो की वजह से, वो उससे जो है फ्रेंड्स स्प्रेड होते हैं, केवल फैलते हैं। लेकिन इनका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो अभी देखिए इनका फिजन कैसे होता है, इस तरह से। तो ये देखिए ये हो गया हमारा प्लाज्मोडियम, इस तरह से इसका न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और ये सिस्ट है, मतलब इसको सिस्ट बोलते ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस इस तरह से ग्रो करने लगेंगे, यानी मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा, इस तरह से ढेर सारे जो है न्यूक्लियस ग्रो करेंगे। अब जब ये इसमें मतलब भरते जाएंगे ग्रो करते जाएंगे, तो ये जो इसका जो ये वॉल है ये क्या करेगा, ये उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये जो वॉल है ये फट जाएगा। जब ये वॉल इस तरह से फट जाएगा तो ये जो इसमें भरे पड़े हैं डॉटर सेल वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे यहाँ से। फिर ये अलग से इस तरह से एक एक इंडिविजुअल के रूप में ये ग्रो करते जाएंगे और फिर इस तरह से फिर ये भी जो है डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी।
तो आप बस यहाँ से नाम याद रखना और किस में क्या होता है ये याद रखना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइनरी फिजन और यहाँ पे मल्टीपल फिजन, इसमें डिफरेंस क्या है। तो बाइनरी फिजन 2 सेल और फॉर्म, यहाँ पे केवल 2 डॉटर सेल जो है फॉर्म होते हैं, लेकिन मल्टीपल फिजन में मेनी डॉटर सेल और फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल वो है फॉर्म होते हैं। डिवाइड ओनली वंस, केवल एक बार डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन जो है ये लगातार रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है। ये किसमें होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, लिस्मानिया, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इसको आप याद रखना। और यहाँ पे फ्रेंड जो मल्टीपल फिजन है वो किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये फ्रेंड्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, तो देखिए यहाँ पे अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा प्लांट होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, एक तो उसमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर्स होते हैं, जनरली यही होते हैं। तो अब क्या हुआ, ये हो गया फ्लावर, ये लीफ, ये स्टेम, ये रूट। अब फ्रेंड्स जो अगर प्लांट जो है वो लीफ, स्टेम या रूट के द्वारा प्रोपागेट करता है, इसके द्वारा जो है नए पौधे को बनाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेजिटेटिव ऑर्गन इसको हम बोल देते हैं। लेकिन जो फ्लावर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्रेंड्स जब हमारा प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, स्टेम या फिर रूट या लीफ के द्वारा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्योंकि जो हमारा लीफ, स्टेम और रूट है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन। जो हमारा फ्लावर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसको आप याद रखना, अगर जो है रिप्रोडक्शन लीफ, स्टेम, रूट के द्वारा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर, इसको इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, स्पाइरोगाइरा। तो आपको यहाँ से बस याद करते जाना है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा। फ्रेगमेंट यानी फ्रेगमेंट, अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाना, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना। अब देखिए ये था, यहाँ से इसका क्या था, एक न्यूक्लियस था, फिर यहाँ से जो है ये अलग अलग इसके पार्ट हैं, ये पार्ट है, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ देखिए दिख रहा है ऐसे, ये देखिए यहाँ से अलग है, फिर यहाँ से ऐसे अलग अलग है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये इनका एक एक पार्ट जो है इस तरह से फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। फिर यहाँ से इसे जो है फ्रेंड्स नए नए जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। तो आपसे बस पूछा जाएगा फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, तो आप बोलेंगे स्पाइरोगाइरा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बडिंग, देखिए अगर ये कट रहा हो तो एक ध्यान देना फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैनेज कर लेना सुन के। आपको जब PDF मिलेगा तो आपको उसमें सब कुछ दिखेगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ईस्ट सेल है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे ग्रो होने लगेंगे, तो ये इस तरह से बढ़ने लगेगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इस तरह से इलोंगेट होगा, और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे इलोंगेट होते होते ये दोनों जो है इनका जो न्यूक्लियस है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये फ्रेगमेंट ऐसे ऐसे इसमें डेवलप करते जाएंगे इस तरह से। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो बड है ये ऐसे ऐसे टूट जाएंगे, अलग अलग जो बड हैं वो टूट जाएंगे और एक नए नए ईस्ट सेल यहाँ से डेवलप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बताइए, जो ईस्ट होता है वो किससे रिलेटेड है, मतलब बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से, किस चीज़ से, और ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, इसको आप जरूर बताना। अब देखिए यहाँ पे बडिंग इन हाइड्रा, तो आप ये याद रखना, ईस्ट जो होता है उसमें भी बडिंग उसमें भी बडिंग होती है, और जो हमारा हाइड्रा है यहाँ पर भी बडिंग होता है। तो हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो हाइड्रा होता है वो प्लांट होता है या फिर एनिमल होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो हाइड्रा है ये एनिमल है या फिर प्लांट है। अगर एनिमल है तो ये किससे रिलेट करता है, मतलब जैसे आप पढ़े होंगे किस फाइलम से। अगर ये प्लांट है तो ये किस फैमिली, फाइलम जो भी है, किस चीज़ से रिलेट करता है, तो इसको आप ज़रूर बताना। हाइड्रा क्या है, एनिमल है या फिर प्लांट है, और ये किससे रिलेटेड है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रा होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो है बडिंग यहाँ से कुछ इस तरह से डेवलप होने लगती है।
तो ये जो डेवलपिंग बर्ड है कुछ ऐसे धीरे धीरे डेवलप होते होते ये थोड़ी थोड़ी हाइड्रा जैसी न्यू बर्ड बन जाएगी। फिर ये जो बर्ड है ये यहाँ से ऐसे टूट के जो है अलग हो जाएगी, कुछ इस तरह से अलग हो जाएगी। फिर से ये जो है धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नया हाइड्रा बन जाएगा हमारा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो है नया हाइड्रा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको बस इतना याद रखना, आपसे ये प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे बस इतना याद रखना है कि बडिंग जो है किस में होती है, ईस्ट में होती है और हाइड्रा में भी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये पिक्चर यहाँ पे ब्लर हो रहा है मेरे पास, आप इसको पीडीएफ में देखेंगे अच्छे से दिखेगा। तो देखिए ये जो प्लेनेरिया है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन पावर का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरह से इसको तोड़ दिया जाए अलग अलग टुकड़ों में, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से नया नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए इसका केवल सिर बचा था, बाकी नीचे सब कुछ कट गया, फिर भी वो धीरे धीरे क्या करेगी, इस तरह से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगी। यानी जो आप बस इतना याद रखिए, रीजनरेशन की पावर प्लेनेरिया में बहुत ही हाई होती है। तो अगर इसका आप कहीं से भी कोई भी फ्रेगमेंट जो है अलग कर दीजिए, फिर भी वो क्या करेगी, वो अपने बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेगी, फिर से ग्रो कर लेगी। और देखिए यहाँ पे रीजनरेशन किस में पाया जाता है, छिपकली जो फ्रेंड्स हमारी हाउस लिजर्ड होती है, आपको पता भी होगा, आप कभी कभी देखे भी होंगे इसको, कुछ इस तरह से उसकी पूंछ कभी कभी कट जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम के बाद फिर से उसकी जो पूंछ है वो वापस आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें भी रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। इसी तरह से जो हमारा स्टार फिश होता है, इसमें भी रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। अगर स्टार फिश का एक छोटा सा भी टुकड़ा इस तरह से होगा, फिर भी वो डेवलप करके क्या कर लेगा, एक नया सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना लेगा। तो इसको आप याद रखना। इस तरह से देखिए, इसका कोई सा भी छोटा सा भी टुकड़ा होगा, फिर भी ये अपनी बॉडी को पूरी तरह से दोबारा से बना सकता है। देखिए इस तरह से इसका 2 ही पार्ट था, फिर भी ये धीरे धीरे डेवलप करते करते इस तरह से पूरा जो है स्टारफिश बन गया। तो रीजनरेशन की पावर किस में होती है, लिजार्ड में होती है, प्लेनेरिया में होती है, स्टारफिश में। तो ये आप याद रखना। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा प्लांट होता है उसमें एक तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो यहाँ पे हमको वेजिटेटिव प्रोपागेशन डिस्कस करना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो प्लांट के रूट होते हैं, स्टेम होते हैं और यहाँ पे लीव्स, अगर इनसे फ्रेंड्स जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इनको क्या नाम दे देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लावर के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव। तो अब यहाँ पे वेजिटेटिव जो होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो हमारा नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। तो देखिए जैसे ये हमारा एक पोटैटो है, आलू है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे आई बर्ड निकल आते हैं। तो क्या यहाँ पे हमको खुद कुछ करना पड़ता है, ये तो ऑटोमेटिक होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक जर्मिनेट कर जाते हैं। यानी यहाँ पे जो पोटैटो में आई बर्ड होते हैं, ये ऑटोमेटिक जर्मिनेट कर जाते हैं। और यहाँ हमारा जो आलू होता क्या होता है, रूट होता है या स्टेम होता है, स्टेम होता है। तो यहाँ पे जो इसके स्टेम से ये ऑलरेडी उग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे हमको कोई खुद का एफर्ट थोड़े ना लगाना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नेचुरल प्रोपागेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसी तरह से जो हमारा अदरक होता है, जिंजर, इसमें भी जो है ये एडवेंटिशियस रूट खुद से ही आ जाते हैं इसके स्टेम से। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ब्रायोफिल्लम है, यहाँ पे जो इसका लीफ मार्जिन है, यहाँ पे छोटे छोटे जो है थोड़े थोड़े से ऐसे लीफी नुमा जो है स्ट्रक्चर उगाते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ज़मीन में गिरते हैं और यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो उग जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कोई एफर्ट लगाना पड़ा नहीं, लगाना पड़ा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये नेचुरल वेजिटेटिव हो गया। अब अगर हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा, मतलब खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल। तो इसमें जो है हमारे एनसीईआरटी में वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक तो ये पोटैटो का एग्जाम्पल है, एक है हमारा ब्रायोफिल्लम का एग्जाम्पल इसका। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको आर्टिफिशियल मेथड जो है वो उसको डिस्कस करना है। तो आर्टिफिशियल मेथड में मैंने अभी आपको बताया था, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग होता है, ये सब जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, लेयरिंग में इन दिस मेथड लोअर ब्रांच ऑफ मेन प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड।
मतलब मान लीजिए, अब रुकिए यहाँ पे देखिए, जैसे इस तरह से है, कोई सा एक प्लांट है, तो इसका एक ब्रांच लेंगे और इस तरह से ज़मीन में जो है उसको यहाँ पे दबा देंगे। जब यहाँ पे ज़मीन में दबा देंगे तो इस तरह से यहाँ पर भी रूट निकल आएगा और ऐसे स्ट्रक्चर जो है ग्रो कर जाएगा, यानी यहाँ से भी एक नए नए प्लांट जो है वो उगना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा किस किस प्लांट में हो सकता है? एक होता है हमारा रोज, रोज यानी गुलाब, रोज में हो सकता है फ्रेंड्स, लेमन में भी हो सकता है, और एक बोगनविलिया करके प्लांट आता है उसमें भी ये जो है होता है, यानी क्या होता है? लेयरिंग। तो लेयरिंग प्रोसेस किस में होगी? हमारा लेमन में, रोज में और बोगनविलिया में। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर आता है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? जैसे मान लीजिए ग्राफ्टिंग क्या है, यहाँ पे एक प्लांट है, एक प्लांट है, इसका जो है फ्रेंड्स हम एक पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा ऑलरेडी एक कोई सा भी प्लांट है, वहाँ पे इसका जो पार्ट कट करेंगे वहाँ पे ले जाके उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसके चारों तरफ जो है कपड़े से या कॉटन से जो है उसको लपेट देंगे। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? वो उसमें जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे रुकिए, देखिए और कोई सा फिगर है, ये तो कटिंग हो गया, ये है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है हमारा कोई सा, जो इसका हम पार्ट कट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको कट कर लिए, अब इस वाले प्लांट पे ले जाके इसको क्या किए? यहाँ पे इंसर्ट कर दिए इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिए? रैप कर दिए किसी कपड़े से, वैक्स्ड कर दिए, जो कि वैक्सी कपड़ा है उसको क्या कर दिए? इस पर लपेट दिए। अब क्या होगा? ये इस पर जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस पर जुड़ जाएगा और ये जो है एक प्लांट के रूप में जो है यहाँ से डेवलप कर जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो गया? इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? ग्राफ्टिंग। और हमारा कटिंग क्या हो जाता है? यहाँ पे कटिंग तो आप लोगों ने किया भी होगा, जैसे हमारे जो गुड़हल हो जाते हैं, रोज हो जाते हैं, इन सब में हम देखते हैं कटिंग। कहीं सा भी इनका एक स्टेम का पार्ट जो है कट करिए, उसको बाद ले जाइए, उसको ज़मीन में ऐसे लगा दीजिए। थोड़े टाइम बाद उसमें से क्या हो जाते हैं? न्यूली प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। यहाँ से रूट, लीफ, जो सब कुछ है वो यहाँ पे जो है वो डेवलप कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो वेजिटेटिव मेथड होता है उसमें हमारा कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया और लेयरिंग, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आता है हमारा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? जब हम बिना मिट्टी के, फ्रेंड्स क्या करते हैं इसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, जब बिना मिट्टी के, इसमें हमको मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग होता है, ये कहाँ पे होता है? फील्ड में होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है ये कहाँ पे होता है? लेबोरेटरी में। तो जब इसको लेबोरेटरी में उगाते हैं तो यहाँ पे मिट्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मिट्टी हम नहीं लेते, एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब और इसमें जो है टिश्यू कल्चर जो है करते हैं। अब इसको किस तरह से करते हैं अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है? यहाँ पे सॉइल नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा? एक जो है प्लांट है कोई सा, ये प्लांट है, मेन प्लांट है। अब यहाँ से इसका कोई सा भी पार्ट, आप लीफ, स्टेम कुछ भी ले सकते हैं, लीफ, स्टेम, रूट कुछ भी। तो यहाँ से मान लीजिए आप थोड़ा सा यहाँ से लीफ पीस ले लिए, उसको जो है आइसोलेट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो सेल कल्चर्स है ये न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको जो है डाल देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, हार्मोन्स सब कुछ होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा? ये प्लांट जो है धीरे धीरे जो है यहाँ से निकलना ऐसे ही स्टार्ट होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो हमारा प्लांट जो ग्रो हुआ है इसमें कुछ और हार्मोन्स वगैरह, जैसे इसको पढ़ेंगे, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, उसके बाद ये प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं। फिर जब ये ग्रो कर जाते हैं तो इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से प्लांट जो है वो बन जाते हैं। उसमें जो है प्रॉपर रूट, लीफ इस तरह से जो है डेवलप हो जाते हैं। अब इनको क्या करते हैं? यहाँ से निकालते हैं और ले जाके किसी भी मिट्टी वाले ज़मीन में वहाँ पे पौधा जो है हम उगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होता है, यानी प्लांट टिश्यू कल्चरिंग क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस पर्टिकुलरली गुड फ्लावर्स, फ्रूट। यानी जैसे मान लीजिए कोई सा प्लांट है, हम किसकी जो है मतलब, जैसे मान लीजिए कोई सा प्लांट है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ लगी हैं, वो अच्छा फल नहीं देता। मान लीजिए कोई मैंगो ट्री है, वो क्या करता है, वहाँ पे उसमें खूब खट्टे फल लगते हैं, खूब खट्टे खट्टे आम आते हैं, खट्टे खट्टे मैंगो आते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि उसका जैसा ही एक और पेड़ बन जाए? नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर कोई सा एक
पेड़ है वो मतलब उसमें खूब मीठे फल आते हैं, तो आप सोचेंगे हाँ उसके ही जैसे और सारे जो है पेड़ वहाँ पे हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, उसके जैसे ही प्लांट उगाने की कोशिश करेंगे। तो आप उसी प्लांट का जो है कोई सा भी सैंपल ले लीजिए, चाहे रूट का, लीफ का, स्टेम का, कुछ भी। वहाँ से जब ले लीजिए उसको प्लांट टिश्यू कल्चरिंग उसकी कर लीजिए, उसके बाद उसको मिट्टी में लगा दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा, आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी उस प्लांट की, यानी जैसे जैसे फल फ्रूट्स उसमें लगते थे उसी तरह से इस वाले, यानी क्योंकि उसी का पार्ट है। अभी मैंने आपको डीएनए वेरिएशन ये सब पढ़ाया ही है, तो उसी का पार्ट है, तो उसी के जैसे इसमें फ्लावर, फ्रूट्स सब कुछ आएंगे। तो ये इसमें एक फ़ायदा होता है। और फिर ये क्विकली प्रोड्यूस मेच्योर प्लांट, इसमें जो है मेच्योर प्लांट जो है वो जल्दी से हमको मिल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्लांट्स इन एब्सेंस ऑफ सीड, यानी अगर आपके पास सीड नहीं है किसी भी प्लांट का तो भी आप इसको कर सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम प्लांट सेल, यानी अगर आपको प्लांट का एक छोटा सा भी सेल मिल जाए फिर भी आप एक अच्छे खासे पेड़ की जो है वहाँ पे रीजनरेशन कर सकते हैं। दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो कि जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आता है राइजोपस। तो मैंने आपको इस स्पोर फॉर्मेशन में भी बताया था, स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन किस में होता है, तो देखिए राइजोपस में ये क्या होता है, स्पोरेंजिया, यहाँ से क्या बनता है, स्पोर्स, और स्पोर्स जाते हैं फिर से यहाँ पे एक नए राइजोपस को जन्म देते हैं। और यहाँ पे ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं, हाइफा। तो आप बस यहाँ से इतना याद रखना, जो राइजोपस होता है उसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोरुलेशन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आता हमारा फ्लावर, यानी अब हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो अब हमको यहाँ पे डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक तो मेल पेरेंट होते हैं, एक फीमेल पेरेंट, यानी ये क्या होता है, बाई पेरेंटल। तो फ्रेंड्स, मेल पेरेंट जो होंगे उसमें क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जो फीमेल पेरेंट होंगे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे चाहे वो हमारा एनिमल हो या फिर प्लांट हो। अगर हमारा प्लांट होगा तो मेल में क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्टेमन, और अगर हमारा फीमेल पेरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, पिस्टिल, या फिर जिसे हम कार्पेल बोल देते हैं। अगर हमारा मेल जो है वो ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो मेल पेरेंट क्या हो जाएगा, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें टेस्टिस, और फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, ओवरी। तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे हमको एक स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम स्पेशल सेल कहते हैं। ये हमारा जर्म सेल, या इसी को गैमीट बोल देते हैं, या इसी को सेक्स सेल भी हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो हमारे जो ये स्पेशल सेल होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेल पेरेंट क्या करते हैं, यहाँ से मेल गैमीट बनाते हैं, और जो फीमेल पेरेंट होती है वो एग या ओवम, जिसे हम फीमेल गैमीट बोल देते हैं। मेल पेरेंट के केस में यहाँ पे स्पर्म सेल होते हैं। और आप ये याद रखना, जो गैमीट होते हैं वो किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, मियोसिस के द्वारा। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन यहाँ पे होता है। ये हम सेल डिवीजन में डिस्कस करते हैं डिटेल से, तो यहाँ पे अभी हम इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बस आप इसको याद कर लेना ऐसे ही। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होगा, ये क्या होता है, यहाँ से जो हमारा मेल होता है, मेल से क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म निकलता है, और फीमेल से एग या ओवम। अब दोनों फ्यूज करते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये फ्यूजन करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट जो है वो लगातार डिवाइड करता रहेगा, करते करते क्या हो जाएगा, ये ढेर सारे सेल्स ऐसे बनते जाएंगे जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, एम्ब्रियो। तो फ्रेंड्स, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो सीक्वेंस में आप जो है सबसे पहले याद रखना गैमीट होते हैं, ये नॉर्मली गैमीट देगा, गैमीट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। तो इसको आप याद रखना, यहाँ से आपसे सीक्वेंस जो है वो पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता कैसा है फ्लावरिंग प्लांट में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ ऐसे हमारे जो है, ये मान लीजिए एक प्लांट है, उसमें जो है जो फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन उससे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट एक, उसमें मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा एक फ्लावर, तो इसमें क्या क्या है ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो ये हमारा जो हमारा ये कलरफुल पार्ट होते हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पेटल। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं,
सेपल का क्या करते हैं, ये जो भी हमारे प्लांट पार्ट्स हैं उसको जो है एक बेस प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी एनकरेज करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक होता है हमारा स्टेमेन, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, मेल प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या है, स्टेमेन। और जो फीमेल प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, ओवरी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो स्टेमेन होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो एबव ऊपरी पार्ट होता है ये क्या होता है, एंथर। और जो इसके नीचे जो जिससे ये ऐसे जिसके बेस पे ये खड़ा रहता है उसको क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। और जो हमारी यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पिस्टिल है या कार्पल है, वो उसमें क्या क्या होता है, ओवरी होती है, स्टाइल्स होती है और स्टिग्मा। इसको हम मिला के क्या नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, पिस्टिल या फिर कार्पल। तो इसको भी आप याद रखना। तो इस तरह से ये जो होते हैं हमारे प्लांट पार्ट होते हैं, यहाँ पे एंथर और फिलामेंट मिल के जो है स्टेमेन बनाते हैं, और स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके क्या बनाते हैं, पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस पार्ट को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल से समझिए। ये है हमारा कार्पेल या फिर पिस्टिल। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से इसका जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी जो भी पॉलन ग्रेन आता है सबसे पहले यहाँ पे लैंड करता है, तो इसीलिए हम इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन जो है स्टाइल से होते हुए ये ओवरी में जाते हैं। अब फ्रेंड्स ये ओवरी होते हैं, ओवरी किसके अंदर होते हैं, वोब्यूल के अंदर। और जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, फीमेल गैमीट, यानी फीमेल गैमीट किसके अंदर होते हैं, तो आप यहाँ पे ओवरी मत बताना, आप क्या बताएंगे, ओव्यूल। जो हमारा यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमीट है। और इसी तरह से जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, एक तो एंथर, एक फिलामेंट। अब फ्रेंड्स जो एंथर होते हैं, एंथर के अंदर में ही हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। अब आप बताइए मेल गैमीट कहाँ होता है, आप बोलेंगे पॉलन ग्रेन के अंदर, मतलब आपको लगेगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है यही हमारा मेल गैमीट है, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। मेल गैमीट जो है ये पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं, यानी एंथर के अंदर में क्या है हमारा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर में यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट। तो मेल गैमीट कहाँ पे है, पॉलन ग्रेन के अंदर है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, यानी जो पॉलन ग्रेन है ये क्या करता है, कंटेन मेल गैमीट, इसको आप याद रखना। ओव्यूल क्या करता है, कंटेन फीमेल गैमीट। अब देखिए यहाँ से आता हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए यहाँ से यूनी मीन्स क्या होता है, सिंगल, बाई मीन्स डबल। तो यूनिसेक्सुअल यानी जिसमें केवल एक ही सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्लावर विच कंटेन इधर स्टेमेन और पिस्टिल, यानी या तो उसमें स्टेमेन हो या फिर पेस्टिल। और इस बेस पे हम क्या बोल देंगे, जो यूनिसेक्सुअल है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अगर स्टेमेन होगा यहाँ पे तो क्या बोल देंगे, स्टेमिनेट फ्लावर, अगर पिस्टिल होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर। तो देखिए इस तरह से हमारा एक फ्लावर हो गया, इसके अंदर क्या है, स्टेमेन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। यानी यहाँ पे जो है पिस्टिल एब्सेंट है, इसीलिए तो यूनिसेक्सुअल है, यानी यहाँ पे केवल एक ही सेक्स कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिस्टिलेट। पिस्टिलेट कब होगा, जब हमारा एक फ्लावर है उसमें क्या है, केवल पिस्टिल है, यहाँ पे स्टेमेन का कोई भी पार्ट नहीं है, यानी स्टेमेन यहाँ पे एब्सेंट है, ओनली पिस्टिल। तो क्या कह देंगे इसको, पिस्टिलेट। तो फ्रेंड्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। एक होता हमारा वाटरमेलन, एक होता पपाया। ये दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, यानी इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों प्रेजेंट नहीं होते। दोनों जो है या तो ओनली स्टेमेन होगा या फिर ओनली पिस्टिल होगा। अब देखिए यहाँ से बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या आ जाता है, विच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, जिसमें जो है स्टेमेन एंड पिस्टिल जो है दोनों पाए जाते हैं, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, बाइसेक्सुअल। तो फ्रेंड्स इस तरह से अभी जो मैंने आपको दिखाया, तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा एक फ्लावर है, तो इसमें क्या है, इस तरह से यहाँ पे पिस्टिल भी है और यहाँ पे स्टेमेन भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो जाता है हमारा, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये सब जो है हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। तो अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पिस्टिल भी बताया और स्टेमेन भी। तो देखिए इस तरह से जो है हमारी पिस्टिल है, और जो हमारा एंथर है
वो कुछ इस तरह से है। अब फ्रेंड्स पोलन ग्रेन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर में है, यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमीट। यहाँ पे जो हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर में क्या है, फीमेल गैमीट। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे अगर हमको फर्टिलाइजेशन करवाना होगा तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास में यहाँ पे पहुँचना जरूरी होगा। अब ये यहाँ पे पहुँचेगा कैसे, सवाल ये उठता है। तो मैंने आपको ये स्टेमेन, पिस्टिल, इसका तो कॉन्सेप्ट बता दिया, एंथर वगैरह ये सब। अब यहाँ पे मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास जब वो पहुँचेगा तभी तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कराने के लिए अब एक प्रोसेस आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या है, मेल गैमीट का, तो अभी मैंने जो आपको बताया, जैसे इसमें देखिए ये है हमारी ओवरी, सॉरी ये हमारा पिस्टिल, ये हमारा स्टेमेन। तो स्टेमेन से जो है पोलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा पे पहुंचना, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा। तो पिस्टिल के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का निकल के पिस्टिल के स्टिग्मा पे पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। अब ये यहाँ से पोलन है, पोलन जो है वो जाके स्टिग्मा में पहुंचेगा, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनेशन जो होते हैं ये कई टाइप्स के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए पॉलिनेशन के क्या क्या यहाँ पे किस किस तरह से हो सकता है। तो देखिए ये जो है एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से आके इस ओवरी के ऊपर गिरे, यानी पोलन ग्रेन यहाँ से आके यहाँ गिरे, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ यानी खुद में ही, सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक ही प्लांट है, यानी वही प्लांट है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर क्या है, अलग अलग। अब इस एंथर से निकल के पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरते हैं इसके पास में, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बन सकती है कि दो प्लांट इस तरह से पास पास में है, यहाँ इसके एंथर से निकल के पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के पास पहुँच जाए। अब यहाँ पे क्या नाम देते हैं इसको भी हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो इसको आप याद रखना, एक ही फ्लावर पे जब गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक ही प्लांट की दो अलग अलग फ्लावर में रहेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, अगर दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स पे पॉलिनेशन होगा तो भी क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ से पोलन ग्रेन आया और यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे अभी भी बात नहीं बनेगी, अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अभी भी यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन आया है, जो हमारा फीमेल गैमीट है, इसका उसके पास में पहुँचना जरूरी है। पोलन ग्रेन के अंदर में ही क्या होता है, मेल गैमीट। तो मेल गैमीट तो पोलन ग्रेन के अंदर में है, लेकिन अभी यहाँ जो हमारी ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में हमारा फीमेल गैमीट है। तो अब इसका फीमेल गैमीट के पास में पहुँचना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। तो इस तरह से देखिए, ये फिगर एक पेज पे नहीं आ पाया तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, फीमेल जर्म सेल यानी फीमेल गैमीट। अब देखिए इस तरह से इसके स्टिग्मा पे जो है पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन इस तरह से आया और ये है हमारा स्टिग्मा। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये पोलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और ये पोलन ट्यूब इस तरह से फॉर्म करेगा। अब क्या होगा, ये मेल गैमेट जो है ये ओव्यूल की तरफ, यानी इसके अंदर में ओवरी की तरफ में इलोंगेट करेगा, इसके तरफ में ये मूव करेगा, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये मतलब एक फिगर तो है इस तरह से इलोंगेट करता है, लेकिन अब देखिए इसमें पूरी तरह से दिखा गया, ऐसे ऐसे आएगा। देखिए इसके अंदर में मेल गैमीट है, यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक देखिए, इसके अंदर में मेल गैमीट है यानी मेल जर्म सेल। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये ऐसे आता जाएगा और क्या होगा फ्रेंड्स, ये इस तरह से आएगा 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 और ये फीमेल जो है ओवरी के अंदर में ये इंटर कर जाएगा और यहाँ पे फीमेल गैमीट है और यहाँ पे इससे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल जाते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है तो हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे हमको क्या डिस्कस करना है तो अब देखिए जर्मिनेशन का प्रोसेस मैंने जो आपको बताया, पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब इज फॉर्म, मेल गैमीट मूव टुवर्ड ओव्यूल इनसाइड ओवरी, मेल गैमीट इंटर एंड फ्यूजेड विथ फीमेल गैमीट इनसाइड ओव्यूल। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, वही सारा यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है।
अब देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में क्या है, अब यहाँ पे मेल गैमीट भी है और ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, अब दोनों क्या कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के बाहर में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरी। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। मैंने आपको बताया था जाइगोट यहाँ पे बनता है, ये एक सेल ये एक सेल दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, सिंगल सेल बनता है। जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल है। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स ओव्यूल है ये किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। और जो ओवरी है हमारी ये किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। तो एक्चुअली जो हम फ्रूट खाते हैं वो हमारा क्या होता है, ओवरी होता है। और जो हमारे फ्रूट्स में सीड होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो जाइगोट है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है और इस तरह से जो है यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी यही जो अभी हम देखें, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो इनसाइड ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप अ टफ्ट कोट एंड चेंजेज इनटू द सीड। ये यहाँ पे जो ओव्यूल है यहाँ पे एक ऐसे लेयर, सॉरी यहाँ पे एक लेयर आ जाता है जिसको हम सीड कोट बोल देते हैं और उसी को हम सीड बोल देते हैं। फिर यहाँ पे ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट, यानी जो हम फ्रूट खाते हैं वो हमारी ओवरी ही होती है। और पेटल सेपल स्टेमन स्टिग्मा स्टाइल स्टिग्मा सिरिवल्स एंड फॉल ऑफ, यानी जब फ्रूट बन जाता है तो ये सब क्या कर जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं और इस तरह से हमको एक फ्रूट जो है वो मिल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सीड जो होता है हमारा सीड, तो सीड क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर एन अप्रोप्रिएट कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है चने होंगे, चने को आप जब रात को पानी में भिगो दीजिए तो सुबह में क्या होते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे छोटे छोटे से बेबी प्लांट जैसे दिखने लगते हैं, यानी वो क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोल देते हैं, यानी सीड से सीडलिंग की प्रोसेस, यानी जब उसमें इस तरह से बेबी प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जर्मिनेशन। अब ये जो हमारा सीड होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सीड कोट, एक एम्ब्रियो, एक कॉटलीडॉन। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए इस तरह से क्या है, चने हैं, तो चने हैं। अब आप इसको जब इस तरह से खोलेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो इस ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा कॉटलीडॉन, ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, कॉटलीडॉन। ये क्या हमारा फूड स्टोर, यानी इसमें जो है फूड स्टोर होते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये ऊपर के साइड में है इसको हम क्या बोल देते हैं, प्ल्यूम्यूल, यानी फ्यूचर सूट जिसे हम बोल देते हैं। यानी यहाँ से फिर ये डेवलप करते सीधे सीधे हमारा तना बनेगा, यानी सूट बनेगा। और यहाँ जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, रेडिकल। तो रेडिकल क्या है हमारा, फ्यूचर रूट, यानी ये क्या करता है, रूट में डेवलप होता है, इस तरह से चला जाता है। और इस तरह से हमारा जो है एक प्लांट जो है बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए रूट किससे डेवलप होता है तो आप क्या बोलेंगे, रेडिकल से। लेकिन सूट किससे डेवलप होता है तो फ्रेंड्स प्ल्यूम्यूल से। तो इसको आप याद रखना, सूट जो है यानी स्टेप जो है प्ल्यूम्यूल से डेवलप करता है और रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप करता है। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये जितना मैंने बताया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपसे बराबर। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी तो ज़रूरी है, मतलब हमने कितना सीखा ये हमको क्वेश्चन से ही पता चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।